हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंतिम समीक्षा सीरीज में। उत्तराखंड अधीनस्थ न्यायालयों के कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी को मजबूत करने के लिए आज ये हमारी तीसरी क्लास है। और आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी का लिपि एवं वर्णमाला, और दूसरा टॉपिक है हिंदी वर्तनी, जो कि स्पेलिंग से रिलेटेड है। इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन लिपि और वर्णमाला के, 20 क्वेश्चन हिंदी वर्तनी की स्पेलिंग के, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे लिपि और वर्णमाला हमारा दूसरा चैप्टर है, और स्वर और व्यंजनों में से हिंदी वर्तनी स्पेलिंग यहाँ पे हमारा तीसरा यहाँ पे चैप्टर है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का जो विकास है किस प्राचीन लिपि से यहाँ पे हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि का उद्गम प्राचीन ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से हुआ है, जिसे गुप्त लिपि या फिर कुटिल लिपि के माध्यम से विकसित यहां पर माना जाता है। अब दोस्तों इसे ऐसे समझो कि जितने भी हमारे देश में जितनी भी भाषाएं और लिपियां हैं, उन्हें देख रहे हैं आप, वो सबकी जो प्रजाति है वो क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। जहां पे अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे सम्राट अशोक ने अपने जितने भी संदेश या पत्थरों या शिलालेख खुदवाए थे, उनमें सबसे ज्यादा क्या है? ब्राह्मी लिपि का ही उसने यूज किया था। इसका एक सीधा फ्लो चार्ट है, जिसमें यहाँ पे देखते हैं, जो कि सबसे पहले गुप्त लिपि आई थी, गुप्त लिपि। ठीक है। उसके बाद आई कुटिल लिपि, और इसके बाद आई यही लिपि क्या हो गई? कुटिल लिपि के बाद प्राचीन नागरी लिपि। ठीक है। नागरी लिपि आई, और उसके बाद आखिरी में आज जो हम लिखते हैं वो है देवनागरी। ठीक है। और इन सब की जो दादी है वो कौन है? वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक है। ब्राह्मी लिपि। ओके है। और यहां पे ना हुआ क्या, ब्राह्मी लिपि का उत्तर, यहां पे उत्तर गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में ये दो भाग में बट गई। एक तो चली गई उत्तर में और एक चली गई दक्षिण भाग में। जो उत्तरी भाग में चली गई उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी वाले को बोलते हैं ब्राह्मी लिपि। ठीक है। कौन सी? उत्तरी ब्राह्मी, और नीचे वाली को दक्षिणी ब्राह्मी। ठीक। ब्राह्मी। बात करेंगे इसकी जो लिखावट होती है। ठीक है। हमेशा याद रखना, जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी यानी कि देवनागरी लिपि का ही आज के टाइम पे देवनागरी लिपि है जो, इसको हम बाएं से दाएं लिखते हैं। ठीक है। ये हो गया बायां, और ये हो गया दायां। ठीक है। हम यहीं से तो लिखते हैं ना, देखो ऐसे लिखते हैं। लेकिन जो खरोष्टी लिपि होती है ना, इसको हमेशा दाहिने से बाएं लिखते हैं। ठीक है। दाएं से बाएं यहां पे लिखते हैं, यानी कि यहां से उल्टा लिखते हैं इसको। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हिंदी वर्णमाला में अंक और औह को क्या कहा जाता है? तो इनको बोला जाता है अयोग व। ऑप्शन नंबर इसका सी। अंक को अनुस्वार और औह को विसर्ग। ये क्या होते हैं? ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं और ना ही ये पूर्णतः व्यंजन होते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। अब बात करेंगे इसको तोड़ने की, अयोगवाह को। तो इसका औ धन योग धन वाह, ठीक है, इसमें टूट जाता है। यानी कि जिसका सीधा ना तो कोई स्वरों के साथ मेल बैठता है, या ना ही कोई व्यंजनों के साथ यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन ये फिर भी क्या है? भाषा का बोझ अपने साथ में मिलकर ढोते हैं। हमारे हिंदी के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, जो कि आचार्य किशोरी दत्त जी थे। आचार्य किशोरी किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, वाजपेयी। तो ये थे जिन्होंने क्या करा, इन दोनों को, अंक और ओह को, अयोगवाह नाम दिया। ठीक है। ये नाम किसने दिया? किशोरी दास वाजपेयी जी ने। अब इसमें देखें जो अंक है, अंक क्या है ना, यहाँ पे इसको अयोगवाह तो बोला जाता है, यहाँ पे इसको टेक्निकल भाषा में क्या अनुस्वार बोलते हैं, जिसको बोलते समय हमेशा नासिका से, यानी कि नाक से क्या होती है? हवा आती है। ठीक है। यहाँ पे हवा नहीं, नासिका से बोला जाता है। अंक नासिका से बोला जाता है। और जो दूसरा वाला है यहाँ पे औह, इसको जो बोलते हैं तो विसर्ग बोलते हैं इसको, और इसको बोलने में अंत में कैसा स्वर सुनाई देता है? आधा हो, जैसे कि प्रातः। ठीक है। प्रातः और अंतः। ठीक है। तो ये चीजें हैं। और इन्हें जो वर्णमाला के स्वरों के ठीक बाद, इसके जैसे अ से लेके अंक अ तक। ठीक है। यानी कि ये रहते कहाँ हैं? ये रहते तो स्वर में हैं। ठीक है। स्वर में रहते हैं।
क्योंकि ना इनको बिना किसी स्वर के सहारे बोला ही नहीं जा सकता। लेकिन व्यंजनों में इसलिए नहीं गिनते हैं क्योंकि व्यंजनों की तरह ये स्वतंत्र रूप से किसी भी स्वर के पीछे नहीं लग पाते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है मराठी भाषा देवनागरी लिपि में। बाकी गुजराती, पंजाबी और उड़िया नहीं लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे बात करें, मराठी, संस्कृति, हिंदी, नेपाली, कोंकणी जैसी भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। गुजराती की अपनी ही अलग एक लिपि है। यहाँ पे बात करेंगे तो कई स्टूडेंट को ये लगता होगा कि देवनागरी का मतलब सिर्फ हिंदी और संस्कृत से होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो देवनागरी लिपि है उसका परिवार बहुत बड़ा है। इसमें संस्कृत है, हिंदी है, नेपाली है, कोंकणी है, मराठी भी है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे मराठी की तो महाराष्ट्र की, तो इसको लिखते समय देवनागरी के थोड़े बहुत बदलाव यहाँ पे किए जाते हैं, जिसको वहाँ मराठी में क्या बोला जाता है? बाल बोध यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, बाल बोध बोला जाता है मराठी लिखते समय। बात करेंगे बाकी विकल्पों की, तो यहाँ पे बाकी देखें तो पंजाबी जो है, पंजाबी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे गुरुमुखी बोलते हैं, बता दिया। बात करेंगे इसके बाद गुजराती की, तो ये गुजराती ना लिखने में तो देवनागरी की तरह लगती है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो डंडा होता है ना, जैसे हमने कुछ चीज लिखा, ठीक है, मन लिखा, अब मन में क्या है? डंडा है। लेकिन वहां पे जो गुजराती होती है, गुजराती, इसमें लिखते समय ऊपर वाला डंडा है जो इसको बोलते हैं सिरोरेखा। ठीक है, सिरोरेखा, ये यूज नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शौ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर है मूर्धन्य। बात करेंगे हिंदी में जो हमारे पास तीन शो है ना, तालवी शो यानी कि यहाँ पे जो सौ है, सलजम वाला सौ है, षटकोण वाला सौ है और सपेरा वाला सौ है, तो इसकी हम बात कर लेंगे तीनों की। तो यहाँ पे इसका कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। जो शलजम वाला सौ है, इसको बोलते समय जो जीभ है वो मुंह के यानी कि जीभ के तालू वाले भाग को छूती है, इसलिए इसको तालव्य कहते हैं। ठीक है, तालव्य वाले भाग को छूती है। जो दूसरा षटकोण वाला सौ है, इसको बोलते समय जो जीभ है वो जीभ क्या है ना, इसके जो हमारा मुंह होता है, थोड़ा सा जीभ आगे वाली जो हिस्सा होता है उसको ऊपर टच करती है, यानी कि मूर्धन्य वाले भाग को टच करती है, इसलिए इसको मूर्धन्य शौ यानी कि मूर्धन्य शौ बोलते हैं। और जो तीसरा सपेरा वाला सौ है, सपेरे वाले सौ को बोलने समय जो जीभ है वो हमारे दांतों के बीच लगती है, यानी कि दांतों पर टच होती है, इसको दंत्य बोलते हैं। ठीक है, ये दंत्य परिवार से आता है, दंत्य। एक सेकेंड, दंत्य। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है ना, वर्णों के जो व्यवस्थित समूह है, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बाकी जैसे अक्षर होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ऐसे अगर ये व्यवस्थित नहीं है तो इनको वर्णमाला नहीं बोल सकते। होने को जो वर्णमाला होती है उसमें भी क्या होता है, अलग अलग अक्षर होते हैं, लेकिन वो व्यवस्थित होते हैं। जब व्यवस्थित पूछा जाए तो उसको ही वर्णमाला बोलते हैं। और यहीं पर एक क्वेश्चन भी बनता है जो है कि भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्ण। बाकी जो हमारा हिंदी के जो स्टैंडर्ड है, ये उसमें क्या है, वो स्टैंडर्ड वर्णमाला है, उसमें टोटल कितने वर्ण माने गए हैं? 52 वर्ण यानी कि अक्षर यहाँ पे माने गए हैं। ठीक है, बात करेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की, देवनागरी लिपि किस प्रकार की यहाँ पे लिपि मानी जाती है? तो देवनागरी जो लिपि है वो अक्षरात्मक यानी कि सिलेबिक यहाँ पे लिपि मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक चिन्ह एक अक्षर का प्रतिनिधित्व करता है, ना केवल ध्वनि का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी अक्षर या जो भी अक्षर या वर्ण होगा वो हमेशा एक इंडिविजुअल यहाँ पे ध्वनि का यूज होगा उसमें। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वरों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 20 का 11 ये सही है। ठीक है, यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे, संकोच किए 11 पे यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे अ से लेके ओ और अव तक माने गए हैं। यहाँ पे अंक अह क्या है, अनुस्वर और विसर्ग होते हैं, वो स्वर में नहीं गिने जाते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो बोलने के समय इसके हिसाब से यानी कि बोलने के हिसाब से भी इसको क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला है ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व, एक सेकेंड,
ह्रस्व स्वर। इसमें कौन कौन से आते हैं? जो छोटे होते हैं, यानी कि छोटे स्वर, जैसे कि ओ, ई छोटी ई, ऊ छोटा ऊ और री। तो ये ह्रस्व स्वर हो गए, जिनको बोलते समय क्या है ना, बहुत कम टाइम लगता है, जैसे ओ, ठीक है, बोल दिया। अब दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को बोलने समय ज्यादा टाइम लगता है, जैसे कि लंबा थोड़ा खींचना पड़ा ना, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए आई, ओ आओ, ठीक है। इनको बोलने में क्या है, ह्रस्व स्वर से दोगुना टाइम लगता है। यहाँ पे कई बुक्स में जो स्वरों की संख्या है वो 13 दे रखी है, जिसमें अंक और ओह को भी यहाँ पे जोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अंक क्या है, अनुस्वार है, और ओह क्या है, विसर्ग है, जो कि स्वर नहीं है। यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अक्षौ वर्ण किसके योग से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है क और श के योग से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये अक्षौ क्या है ना, अक्ष हो गया, त्र हो गया और ज्ञ हो गया, ये तीनों क्या हैं, संयुक्त स्वर में आते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो दो शब्दों के, यानी दो शब्द नहीं, दो अक्षरों के, यानी कि दो व्यंजन के मेल से बनते हैं, इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। और यहाँ पे ना क क्या है, क में हलंत होता है, ठीक है, यहाँ पे हलंत लगानी है। अक्षौ का तो हो गया क और श। त्र जो है, त्र बनता है यहाँ पे आधा तो और पूरे रो से त्र, और जो ज्ञ बनता है ये बनता है आधा जौ और यों से, ठीक है, यों। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है यह है वैज्ञानिक होना है इसका। कि इसमें वैज्ञानिक का मतलब क्या है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। यहाँ पे बात करेंगे इसकी, तो देवनागरी लिपि को दुनिया की सबसे साइंटिफिक लिपि यहाँ पे माना जाता है, और इसकी वजह साफ है, जैसा हम बोलते हैं ठीक वैसा ही हम लिखते हैं। अंग्रेजी की तरह यहाँ कोई धोखाधड़ी या नहीं होती, जैसे कि वॉक लिखा अंग्रेजी में, ठीक है, वॉक लिखा है, तो यहाँ पे वॉक में जो के क्या है, एल है जो, ये तो साइलेंट हो गया ना। जैसे नॉलेज होता है KNOWLED, नॉलेज में भी क्या है, के साइलेंट हो गया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, हिंदी में जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, यहाँ पे साइलेंट वाला कोई गेम नहीं खेला जाता। और यहाँ पे देवनागरी का जो यहाँ पे नियम है, वो भी हमारे गले और मुंह के विज्ञान पे टिका हुआ है। सबसे पहले जो आवाज़ें आती हैं वो गहरे कंठ से निकलती हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा मुंह से निकलती हैं, और उसके बाद तालव्य यानी कि तालु से निकलती हैं, ठीक। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान यहाँ पे है कंठ से है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सभी वर्गों को। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, ये है ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे KTM DO, यानी कि KTM जो बाइक होती है KTM, DO यानी कि दो, मतलब KTM 2। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, ऐसी कुछ नहीं है, ये है वर्ग, ठीक है, किस वर्ग से निकलते हैं। तो यहाँ पे के का मतलब होता है कंठ, यानी कि गले से। तो पहला जो वर्ग है ये क ख ग घ ङ, ठीक है। तो ये कहाँ से आवाज आती है इनकी, ये आती है कंठ से। जो टी है यानी कि तालव्य, यानी कि चौ वर्ग जो है, चौ छ जौ झ यों, ये आती है तालव्य से। उसके बाद मूर्धन्य है एम से, ये आती है टो ठो डो ढ ड़, ये आती है मूर्धन्य से। उसके बाद दंत की बात करें तो तो थो दो धो नो, और ओष्ठ की बात करें तो प फ ब भ म। ये बस एक रिमाइंडर है, बाकी सभी ने पढ़ रखे होंगे। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो यो रो लो वो, ये चार जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं, क्योंकि इनका जो उच्चारण है स्वर और व्यंजनों के मध्य का प्रतीक यहाँ पे होता है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण वर्ण के कौन से होते हैं? तो महाप्राण वर्ण जो होता है ये होता है ख वर्ग और घ वर्ग, ठीक है। यानी कि जो हमने अभी यहाँ पे देखा ये है ख वर्ग, दूसरा वर्ग जो है और ख, और चौथा वर्ग कौन सा है, घ, हाँ चौथा वर्ग है, ठीक है, चौथा वर्ग है, ये होते हैं महाप्राण। महाप्राण इसी में लिख दिया मैंने। और बाकी ये जो पहला वर्ग हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा हो गया, ये होते हैं अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो देखो, प्राण का मतलब होता है, प्राण का मतलब होता है हवा से, यानी कि जो हमारे फेफड़ों से निकलने वाली हवा है
उससे होता है। हवा की मात्रा के हिसाब से क्या है, हम व्यंजनों के दो हिस्से कर रखे हैं, महाप्राण और अल्प प्राण। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये याद कैसे रहेंगे। इसकी बस एक सिंपल सी ट्रिक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लिया था कि महाप्राण कौन सा है, तो यहाँ पे हम ऐसे याद, कभी कभी हो जाता है एग्जाम प्रेशर में कंफ्यूजन, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर होता है। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, अपने मुंह के सामने हाथ रखो, अपने मुंह के सामने हाथ रखो, और जिस भी शब्द को बोलने के बाद, जैसे जिस भी शब्द को बोलने के बाद ज्यादा गर्म हवा बाहर निकले, तो वो क्या है, महाप्राण है। यानी कि ज्यादा हवा यानी कि महाप्राण यानी कि बड़ा प्राण। और जो जिसकी हवा कम निकले और जिसका प्रेशर कम हो, यानी कि गर्म हवा नहीं हो, ठंडी हवा हो, तो उसका अल्प प्राण है। जैसे मान लो अगर मैं क बोलूं तो क बोलने में हवा नहीं निकली, लेकिन वहीं पे अगर मैं ख बोलूं तो वहां पे हवा निकलेगी। आप भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे इसको। तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन ट्रिक है, कोई से भी अक्सर ऐसे आप बता सकते हैं। अधिक हवा निकलेगी तो महाप्राण, कम हवा निकलेगी तो अल्प प्राण। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के शिलालेखों में मिलता है, तो ये मिलता है गुजरात के शिलालेखों में। यहाँ पे देवनागरी का प्राचीनतम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं शताब्दी के शिलालेखों में यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पर बात करें तो इसका नाम देवनागरी ही क्यों पड़ा, ठीक है, देवनागरी क्यों पड़ा। तो यहाँ पे एक पुराना मत है, यानी अपने तर्क हैं जो विद्वानों ने दिए हैं, अपने अपने तर्क। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा तर्क ये है कि गुजरात में क्या ना, एक विशेष प्रकार के यहाँ पे ब्राह्मण लोग रहते थे, ठीक है। तो जो ब्राह्मण लोग रहते थे वो थे नागर, ठीक, नागर ब्राह्मण इनको कहा जाता था। और इन्होंने क्या कर रखा है, इस लिपि का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया, सबसे ज्यादा किया, तो इसलिए इस लिपि का नाम क्या पड़ गया, नागरी लिपि यहाँ पर पड़ गया, ठीक, नागरी लिपि पड़ गया। और दूसरा तर्क ये कहता है कि प्राचीन काल में जो वाराणसी है, काशी वाराणसी है, यहाँ पे देवताओं को, इस जो वाराणसी है, वाराणसी, इसको देवताओं की नगरी कहा जाता था। और यहीं से क्या हुआ था, इस लिपि का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। तो यहाँ पे इसलिए इसको देवनागरी, इसको बोला जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन की पहचान यहाँ पे की करनी है। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श और ह होते हैं। इनके उच्चारण में वायु के मुख्य अंगों से रगड़कर यहाँ पे गर्मी यानी कि गर्म ऊष्मा यहाँ पे पैदा करती है। आप अगर इन शब्दों को बोलेंगे ना, तो यहाँ पे आपके मुंह से गर्म हवा यहाँ पे निकलेगी। इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। संघर्षी भी इनको बोला जाता है, यानी कि संघर्ष करके घिस के निकलते हैं मुंह से। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, जो ये हो है ना, इसको क्या है एग्जाम में काकल्य, काकल्य या स्वर यंत्रमुखी, इसको ये भी कहा जाता है, स्वर यंत्रमुखी वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि ये सीधे हमारे स्वर यंत्र के मुंह से निकलता है। यानी कि स्वर यंत्र जो यहाँ पे गले में होता है ना, स्वर यंत्र बोलने वाला यंत्र, वहां से निकलता है हो। अगर आप हो बोलेंगे हो, तो ये आपके वहां पे गले में उस पर वाइब्रेशन करेगा, ठीक। बाकी ये जो पौ वाला वर्ग है, ये पौ फौ बौ भौ मौ, इसको बोलेंगे तो आप ये क्या है, आपके दोनों होठ चिपक जाएंगे, तो इसको इसलिए बोलते हैं ओष्ठ वर्ग से, ठीक है, KTMDO, यानी कि चौथा है वर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे। तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव थे। यहाँ पे जब हमारा देश आजाद होने वाला था, तो उस टाइम पर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि देवनागरी लिपि में कोई भी जो कमियां थी, उसे लिखने में दिक्कतें थी, ठीक है, तो उन्हें सुधारा कैसे जाए, ये यहाँ पे समस्या आ रही थी। तो इसके लिए क्या किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी सरकार ने 31 जुलाई 1947 को, ठीक है, 1947 को देवनागरी लिपि सुधार समिति बनाई, ठीक है। और उसकी कमान किसको दी, आचार्य देव जी को दी। इस समिति ने अलग अलग शहरों में जाकर 12 बैठकें की, यानी कि टोटल, ठीक है, बैठकें तो आएगा नहीं उसमें एग्जाम में, और देवनागरी लिपि को आसान बनाने के शानदार शानदार यहाँ पे सुझाव दिए। अब यहाँ पर ये भी बात आती है, इंपोर्टेंट फैक्ट कौन सा है, ये जो लिपि है सुधार, ये लिपि सुधार में हमारे देश में बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पे हाथ आजमाया था। इसमें ही एक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक जी थे, बाल गंगाधर, गंगाधर तिलक, ठीक है। इन्होंने क्या किया,
इनका एक अखबार था मराठा, ठीक है। इसको स्पीड से छापने के लिए एक खास फॉन्ट यहाँ पे तैयार किया, जिसे इतिहास में क्या कहा जाता है, तिलक फॉन्ट कहा जाता है, ठीक है। नाम पे ही इनका क्या है, फॉन्ट का नाम रख दिया है। और इसके अलावा काका कालकेकर, ठीक है, काका कालकेकर, ठीक है। यहाँ पे कालकेकर नहीं, कालेकर, ठीक है। एक सेकेंड, काका काले कालेलकर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुझाव दिया था कि हमें आ की बार खड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। आ की बार खड़ी, ठीक है, जो बार खड़ी होती है ना, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि क्या है, अक्षरों की जो संख्या है वो कम की जा सके। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है यहाँ पे। तो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख दोनों से। यहाँ पे जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं, जैसे कि चांद, ठीक है। आप अगर चांद पढ़ेंगे तो यहाँ पे नाक से भी निकलेगी हवा और मुंह से भी, दोनों जगह से हवा निकलेगी। बात करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो कुल संख्या है मानक रूप से कितनी है। तो ये है 33 है वर्णमाला की कुल संख्या मानक में, जिसमें मूल व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, जिसमें 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन यहाँ पे होते हैं। जो कि स्पर्शी व्यंजन की बात करें तो यहाँ पे क से लेकर मौ तक, ठीक है। यहाँ पे क से लेकर मौ तक स्पर्शी व्यंजन है। उसके बाद बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की, तो ये य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन की बात करें तो श, तालवी श, मूर्धन्य ष और दंती ष और ह, ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब इसके बाद देखें, ये तो हो गए टोटल 33 व्यंजन। इसके बाद जो अक्षोत्र ज्ञ है ना, अक्ष अक्षोत्र ज्ञ और स्त्र, इनको यहाँ पे संयुक्त व्यंजन बोला जाता है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। और दो व्यंजन और होते हैं, ढ और ड़ और ढ, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये होते हैं द्विगुण व्यंजन, यानी कि इनके गुण दो होते हैं। तो ये दोनों व्यंजन में नहीं आते हैं, ये दोनों जो सत्य व्यंजन और द्विगुण व्यंजन है, ये कुल जो मानक संख्या है 33, उसके अंतर्गत ये नहीं आते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, देवनागरी लिपि का जो स्रोत है, इसका प्रमुख दोष यहाँ पे क्या, देवनागरी लिपि का प्रमुख दोष क्या है, स्रोत नहीं, प्रमुख दोष क्या है यहाँ पे। तो इसका दोष है शिरोरेखा का प्रयोग अनिवार्य यहाँ पे होता है। जैसे हम कोई भी नाम लिखें, यहाँ पे मन लिखें या कुछ भी लिखें, तो यहाँ पे जो शिरोरेखा है ना, इसका प्रयोग होना ही होना है। तो ये इसका एक दोष में गिना जाता है। बाकी वर्णों की निश्चितता ये फिक्स रहती है, सही है। वैज्ञानिकता और स्पष्टता ये क्या है, दोष में नहीं आता है, गुणों में आता है। अब देखें अगला क्वेश्चन है, अल्प प्राण वर्णों का समूह कौन सा होता है। अल्प प्राण वर्णों का समूह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोलते समय हवा नहीं निकलेगी। और महाप्राण का क्या होता है, हवा निकलती है तेजी से, तो उसका महाप्राण है, जैसे कि ख और घ। इसके बाद देखें 20वां क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है, देवनागरी है। तो दोस्तों ये तो थे जो 20 क्वेश्चन थे हमारे। ये क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर दूसरे के थे। अब हम बात करेंगे स्वर और व्यंजनों की, जिसमें हिंदी वर्तनी है चैप्टर, अगला चैप्टर है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी पूर्णतः शुद्ध है। तो शुद्ध, ये देखो ऑप्शन नंबर भी दिख रहा है, लेकिन क्या है ना, ये हर एक तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है। ये है कवि, ठीक, और ये पुल्लिंग होता है मेल, और कवयित्री, ठीक है, ये होता है फीमेल, ठीक। ये क और वो जो होता है यहाँ पे, इसमें बिल्कुल कोई भी मात्रा यहाँ पे नहीं होती है। इस शब्द का शुद्ध रूप कवयित्री यही होता है। और सेम एक शब्द और होता है रचयिता, ठीक है, रचयिता। तो इसका जो स्त्रीलिंग होता है वो रचयिता नहीं होता है, रचयिता नहीं होता है, क्या होता है, रचयित्री, ठीक है, रचयित्री होता है। इसको भी ध्यान से याद कर लेना, नोट कर लेना।
बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का यहाँ पे चयन करना है, यानी कि गलत शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे प्रज्वलित सही है, उज्ज्वल भी सही है, प्रज्वल भी सही है और उज्ज्वल यहाँ पे गलत है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो उज्ज्वल में जो दो जो है वो आधे रहते हैं, बाकी वो और लौ पूरे रहते हैं। बात करें इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंत्याक्षरी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। तो अंत्याक्षरी शब्द की शुद्ध वर्तनी अंताक्षरी और अंत्याक्षरी ये दोनों होती हैं। अंत्याक्षरी यहाँ पे ये ऐसे नहीं होती है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का यहाँ पे चयन करना है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है, अनुग्रहित। बाकी अनुग्रहित ही गलत है, अनुग्रहित भी गलत है और अनुग्रहित ही ये भी गलत है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पे अहल्य की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है, क्योंकि इसकी जो वर्तनी होती है वो अहल्या होती है। यहाँ पे लिखा है अहल्या। और सन्यासी में अनुस्वार और आधा नौ दोनों आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सन्यासी में ऐसा नहीं कि आपने सन्यासी लिख दिया हो गया काम खत्म। आपने सोचा कि नौ तो यहाँ पर है ही बिंदा ना, जो नौ नौ तो यहाँ पे हमने आधा लिख दिया है, ऊपर बिंदे लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, अनुस्वार भी यहाँ पे लगता है सन्यासी में। कालिदास बिल्कुल सही है, कैलाश भी बिल्कुल सही है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि शब्द का शुद्ध रूप क्या है। तो वाल्मीकि शब्द का शुद्ध रूप है वाल्मीकि, जो ऑप्शन में दे रखा है वही है, क्वेश्चन में जो पूछ रखा है वाल्मीकि। बात करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार। ठीक है, अब ये शब्द देखो आपको बहुत इजी लग रहा होगा ना, लेकिन जब वहाँ पे प्रेशर होता है एग्जाम का, 140 क्वेश्चन करने होते हैं और उसके बाद यहाँ पे इजी इजी क्वेश्चन दिखते हैं और चारों ऑप्शन क्या होते हैं, सेम दिखते हैं। तो उस प्रेशर को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है और उस प्रेशर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कोई बड़ा एग्जाम या इतना टफ क्वेश्चन नहीं देंगे, वो एग्जाम ईजी रहेगा, ज़्यादा टफ भी नहीं रहेगा, ज़्यादा ईजी भी नहीं रहेगा, मॉडरेट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 140 क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन, वो थोड़ा सा हट के बनाता है इस पेपर को। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो आपको प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। एक ही चैप्टर के करीबन 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे डेली। बाकी वैसे तो आप पढ़े रहेंगे अदर सब्जेक्ट भी, ये तो हम एक कंटिन्यूस सीरीज कर रहे हैं ताकि कोई भी यहाँ पे टॉपिक ना रहे। अभी आपको ईजी लग रहा होगा हिंदी, लेकिन इसके बाद हम हर एक सब्जेक्ट को छूते हुए चलेंगे तो ये जो पूरा आपका जो सिलेबस है ये पूरा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बात करेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का यहाँ पे चयन करना है। तो ये ज्योत्सना यहाँ पे बिल्कुल सही है, बाकी ज्योत्सना ये गलत है। क्योंकि इसमें देखो याद करने वाला क्या है ना, ज्योत्सना, यहाँ पे यो और ना दोनों ही क्या हैं, फुल हैं, यानी कि बिना कटे हुए हैं। बाकी जो भी आधा है, तो भी आधा है और सौ भी आधा है। ठीक है, इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, अतिशयोक्ति और उपयुक्त में के संदर्भ में कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, अतिशयोक्ति ये सही है और उपयुक्त भी, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य देखें तो यहाँ पे यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, ये शुद्ध है। बाकी यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ताजे गन्ने का रस। अब बात सुनो, यहाँ पे गन्ना ताजा या बासी तो होता ही नहीं है, क्योंकि गन्ना तो क्या है, खेत से काट कर आता है तो उसका रस निकालते हैं, रस होता है ताजा, यानी कि रस जब निकलता है तुरंत ही तो वह फ्रेश है। और जब अगर रस 1-2 घंटे बाद निकला हुआ है, यानी कि पहले निकला हुआ है, तो वो क्या हो जाता है, बासी हो जाता है। बात करेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, वह एक विदुषी महिला थी, वाक्य का अशुद्ध रूप क्या रहा होगा जिसे शुद्ध किया गया था। तो यह है, वह एक विद्वान महिला थी। यहाँ पे जो विदुषी या विद्वान है, ये इसकी जो विशेषता है उसका यहाँ पे प्रयोग किया है। विद्वान शब्द क्या है, केवल पुरुषों के लिए यूज होता है और जो स्त्रियों के लिए वो हमेशा विदुषी प्रयोग होता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, जिसे शुद्ध किया गया, तो ये विद्वान है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन उल्टा कर दिया। यहाँ पे इन्होंने शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य दिया है और इसको बोला है कि अशुद्ध रूप क्या होगा, कि उसका शुद्ध रूप यहाँ पे लिखा है। तो विदुषी का महिला ठीक है, तो यहाँ पे विद्वान महिला लिखा होगा तभी इसका गलत हुआ और विदुषी सही कर दिया इसका। कहने का मतलब इसमें है कि जो विद्वान है वो पुरुष के लिए यूज होता है और विदुषी जो होता है वो महिला के लिए यूज होता है, यानी कि स्त्रियों के लिए यूज होता है। इसके बाद देखें,
निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का यहाँ पे चयन करना है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? साहित्य और जीवन का यहाँ पे घोर संबंध है। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य ये है घोर। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें घोर शब्द छुपा हुआ है, जो कि घोर शब्द क्या है? नकारात्मक अर्थ है यहाँ पे देता है, जैसे कि घोर अपराध होता है या घोर पाप कर दिया इसने, इस टाइप का। ठीक है, बाकी यहाँ पे घोर के स्थान पर क्या होना चाहिए था? घनिष्ठ या गाढ़ा होना चाहिए था। इसके बाद बात करेंगे अगला क्वेश्चन, अनेकों बार मैं वहां गया हूं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अनेकों नहीं होगा, क्योंकि अनेकों ना, अनेक क्या होता है? अपने आप में ही बहुवचन होता है। तो अनेक बार मैं वहां गया हूं, ये इसका सही होगा। इसके बाद देखें, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, वाक्य में क्या दोष है? इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो यहाँ पे पुनरुक्ति दोष है, शुद्ध रूप इसका होगा आज का अवकाश देने की कृपा करें। यहाँ पे क्या लिखा है? कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। तो यहाँ पे कृपा 2 बार आ गया है, जिसको हमने शुद्ध बना दिया। इसके बाद देखें, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, वाक्य में अशुद्ध का कारण क्या है? तो वाक्य में अशुद्ध का कारण है पुनरुक्ति दोष, यानी कि समानार्थी शब्दों का प्रयोग। अब देखो, मृत्युदंड क्या है? ये भी एक सजा है, और यहाँ पे ऑलरेडी सजा मिल गई है, यानी कि सजा हो गई है उसको, तो यहाँ पे सजा लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इसे लिखते सीधे सीधे उसे मृत्युदंड मिला, तो वो भी क्या आता? सजा के तौर पे ही आता। इसके बाद देखें, अगला क्वेश्चन है, दो विपरीतार्थक या युग्म शब्दों जैसे कि सुख दुख माता पिता, इसके बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है योजक चिन्ह, यानी कि जोड़ने वाला चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है, वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में आधा रुकना पड़े, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे होता है? तो यहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग होता है, जिसको बोलते हैं, ये ऊपर एक पॉइंट होता है, नीचे कॉमा होता है, इसको इंग्लिश में सेमी कोलन भी बोला जाता है। ये पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से कुछ अधिक समय तक यहाँ पे रुकना यहाँ पे आवश्यक होता है। इसके बाद देखेंगे, लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाता है तो उसे पंक्ति के ऊपर लिखने के लिए किस चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हंस पद या त्रुटिबोधक, जो कि ऐसे बनता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई सेंटेंस लिखा और उसके सेंटेंस के बीच में कुछ छूट गया लिखना, तो उसको क्या लिखते हैं? फिर उस सेंटेंस के नीचे यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे कुछ भी लिख दो। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी के अंक इतना और इतना को अंतर्राष्ट्रीय रूप में क्रमशः क्या कहा गया है? तो यहाँ पे ऐसा भी आ जाता है, ये हिंदी के देवनागरी लिपि में है, इसको बोलते हैं 4, जो कि 8 के तरह ही होता है लेकिन ऊपर से खुला हुआ होता है। ठीक है, और जो ये है इसको बोलते हैं 7, उल्टा ये 9 टाइप का होता है, तिरछा 9 टाइप का होता है। ठीक है, 9 ऐसे बनता है, इसको अगर ऐसे घुमा दिया जाए, एक बार ऐसे करके रोटेट कर दिया जाए, तो ये बन जाएगा ऐसे करके, इसको 7 बोलते हैं। और अब बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन, जो है भारतीय संविधान में और उत्तराखंड शासन के राजकाज में जो प्रयुक्त देवनागरी लिपि है, उसके अंतर्गत कुल कितने मूल अंकों को स्वीकार यहाँ पे किया गया है? तो इसको 10 अंकों को स्वीकार किया गया है, जिसमें 10 अंक क्या हैं? संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी के कुल 10 मूल अंक हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 को ऐसे 9 तक लिखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक से जुड़े उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। उम्मीद है आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपके कई सारे डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अगर आपको हमारी ये मेहनत और अच्छा कंटेंट लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगली जो क्लास की नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो पाए। और हम अगली जो यहाँ पे डे 4 का टॉपिक है वो है सामान्य हिंदी का शब्द संरचना का भाग 1, जिसमें वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, पद, लिंग, वचन और पुरुष की हम बात करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ, बाकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, लेकिन 22 यानी कि वो जो नीट वाला एग्जाम है उसके चलते ये टेलीग्राम चैनल थोड़ा सा टेम्पररी बैन हुआ है। बाकी उसके बाद मिलेंगे, उसके बाद फिर से वहीं भेजेंगे पीडीएफ्स वगैरह। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन ऐसे करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।